हेलो स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स में लास्ट टाइम पे हमने क्या बताया था कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन आता है जब हम सुरंग बनाकर उसमें नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, h हाइट की। तो वो तो देखते ही हैं, पहले कुछ क्वेश्चन देख ले रहे, ठीक है, जो कि इनके डाउट्स हैं, आंसर सबके वही हैं, ठीक है। आपके डाउट्स हैं, अच्छी बात है, ठीक है। वैसे तो बहुत डाउट हो सकते हैं, यूट्यूब पे देख लिया करो। वैसे आज हम बता दे रहे हैं। अभी जब अपना शनि है, ठीक है, तो शनि के पास में एक रिंग पाई जाती है, देखी होगी। ये जो सैटर्न है ना, उसके पास में ऐसी रिंग टाइप की होती है। एक रिंग कैसे बनी है? ये पतली सी रिंग नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो आप। इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है, इतनी मोटी रिंग है ये, कम से कम। समझ रहे बनी कैसे? हमने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ब्रह्मांड में जो है एक तरह की हलचल हुई थी। सभी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से आपस में टकरा रहे थे, ठीक है। तो टकराते समय क्या हुआ कि बाकी के जो ग्रह हैं, ठीक है, मतलब तो टोटल 8 ग्रह हैं ना, 8 ग्रह में से कम 4 ग्रह या 5 ग्रह ऐसे हैं जिनमें कोई रिंग नहीं है। 2-3 ग्रह हैं जिनमें रिंग होती है, किसी किसी में रिंग दिखाई देती है, किसी किसी में रिंग नहीं दिखाई देती है। शनि जो है, जहाँ पे भी बना होता है, जो ग्रह आपने कहीं पे बुक में बना देखा होगा, उसके चारों तरफ एक रिंग होती है। तो क्या होता कि ब्रह्मांड में जब छोटी छोटी सी ये हलचलें हो रही थी, वो ग्रहों का निर्माण हो रहा था, तो हुआ क्या, शनि के आसपास, ये जो अपना ग्रह है, उसके आसपास कई सारे जो धूल मिट्टी के कण हैं, वो जो मलबा वगैरह था, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो आके इकट्ठे हो गए। समझ गए ना? अब वो नेचुरल चीज़ थी एक, कि शनि है, उसके आसपास में मलबा इकट्ठा हो गया चारों तरफ उसके। समझ रहे? तो वो धीरे धीरे करके बर्फ़ भी थी उसमें, ठीक है। माहौल बहुत ठंडा होता है तो वहाँ पे बर्फ़ भी है। तो वो जो बर्फ़ थी और जो तुम्हारे जो मलबे वगैरह थे, वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक रिंग का रूप ले लिया। वही वलय हमें दिखाई देती है। समझ गए? एक तो इसका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कर लेते हैं, इन्हें पूछा कि देखो, जो सूर्य है, ठीक है, तो ये समझ गए ना, इसकी वलय है वो क्या है, सूर्य के चारों तरफ, शनि के चारों तरफ क्या होता है, एक मलबा इकट्ठा होता है, वही हमें जनरली दिखाई देता है। समझ रहे ना बात को? अब ये अपना सूर्य हो गया, ये अपनी पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो पृथ्वी अपन जानते हैं इसके चक्कर लगा रही, ठीक है। क्या क्यों लगा रही? क्योंकि अंदर की तरफ गुरुत्वाकर्षण लग रहा, ठीक है। और वो अभिकेंद्र बल का काम कर रहा। अंदर की तरफ जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है? अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल के कारण हर चीज़ क्या करती है? वृत्ति गति। ये वृत्ति गति करने लगेगा। लेकिन है क्या, जैसे इसको अगर आप पृथ्वी मानो, ये पृथ्वी है, ये घूम तो रहा आगे, लेकिन साथ साथ में अपनी धुरी पे भी घूमता जा रहा है, ऐसे ऐसे। समझ रहे हो ना बात को? मतलब खुद भी रोटेट हो रहा, समझ रहे हो, ऐसे भी घूम रहा और आगे भी बढ़ रहा। अगर केवल सीधा जाता है, देखो चेंज नहीं हो रहा बिल्कुल, इसे कहेंगे केवल वृत्तीय गति। लेकिन अगर घूमता भी जाए, देख रहे हो ना, हाथ घूम रहा है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो अगर ऐसे भी रोटेट करे, इस तरह से, समझ रहे हो, इस तरह से, और आगे भी बढ़ता जाए, तो उसे हम कहते हैं वृत्तीय गति प्लस घूर्णन गति। अब ये क्यों हो रहा? इनिशियली तो क्या था कि केवल जैसे हमने मार्क कर रखा, बस ऐसे घूम रही थी पृथ्वी। हुआ क्या, जैसे घूम रहे, सामने से कोई पिंड आया, तो देखो ऐसा था ना, ये पिंड जब आया तो वो इधर से ऐसे टकराते हुए चला गया, बगल से ऐसे टकरा गया। टकराने के कारण इसमें अपने आप ही घूर्णन गति आ गई, ऐसे। समझ रहे बात को? और फिर क्या, अंतरिक्ष में कोई किसी तरह का बल तो है नहीं ऐसे जो उसको रोक पाए। अगर हमें संवेग में परिवर्तन करना है, तो फिर अगर मान लो पृथ्वी को ऐसे 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 अगर घूमने से रोकना था, तो रोकने के लिए फिर हमें यहाँ पे ऐसे बल लगाना पड़ता। बल लगाने के लिए थोड़ी कोई पकड़ने जाएगा उसको। पहले तो सीधी स्टैटिक थी, समझ रहे, ऐसे चक्कर लगा रही थी, लेकिन सामने से कोई धूल मिट्टी के कण है, कोई गैसें हैं, टकराती हुई चलेंगी। गैस तो है नहीं वहाँ पे, सॉरी, गैस नहीं है, धूल मिट्टी के कोई कण होंगे, वही मलबा वगैरह। तो वो आए और वो ऐसे टकराते हुए चले गए और उसको ऐसे घुमा गए, समझ रहे ना। तो घूम भी रही और आगे भी बढ़ रही। आगे तो पहले ही बढ़ रही थी, मतलब वृत्ति गति तो पहले ही हो रही थी, लेकिन बस क्या हुआ कि बगल से गैस निकली, गैस के पार्टिकल्स निकले और इसको ऐसे घुमाते हुए चले गए। बस एक बार मूव करी, फिर वो मूव करती रही, तो धुरी पे भी घूम रही और साथ साथ में सूर्य के चक्कर भी काट रही। बस इसका यही रीज़न है, ठीक है। बाकी ऐसे इस चैप्टर में डिस्कस करने को तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, दूसरे ग्रह में पहुंच जाओ, उनकी बातें करने लगो, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले कोर्स पे ध्यान ले लें थोड़ा। तो कहाँ तक हो गया था अपना? सबसे पहले तो वही डेरिवेशन देख लो यार ज़रा एक बार। अंदर जाने पे क्या होता, ये अपनी पृथ्वी हो गई, सतह से अपन h हाइट अंदर चले गए,
ठीक है, ये अपना केंद्र हो गया। पहले त्रिज्या कितनी थी h, अंदर जाके हमने यहाँ पे क्या करा, एक फिर से एक नया सर्कल बना लिया था। ठीक है, ये सुरंग हो गई अपनी। टोटल द्रव्यमान कितना था m ही, इसका द्रव्यमान पता नहीं था तो मान लिया m। ठीक है, और ये जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या कितनी होगी अब आर ई माइनस एच अंदर वाले की, क्योंकि टोटल त्रिज्या आ रही थी। अब आर ई में से तुम अंदर कितना अंदर पहुंच गए एच, तो अगर टोटल आर ई में से एच घट जाए तो अंदर की त्रिज्या कितनी बचेगी फिर आर ई माइनस एच। और हमने कहा था किसी भी चीज़ का घनत्व जो है वो बार बार चेंज नहीं होता, समझ रहे। चाहे आप मान लो पूरा एक दूध का कंटेनर भरा है, उसमें से 2 चम्मच दूध ले लो, उसके बाद भी जो घनत्व दूध की चम्मच का है वही उस कंटेनर का भी होगा, समझ गए। पहले और बाद में घनत्व पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले निकाल लो टोटल घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान एम ई हो गया, ये द्रव्यमान हो गया, और आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर ई का क्यू। ठीक है, फिर एक बार घनत्व निकालेंगे अंदर वाले का। अब अंदर चलेगा ना सुरंग बना के, यहाँ पे छेद करा तुमने और अंदर चलेगा 400-500 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या बताई थी कल हमने कितनी थी, 6400 किलोमीटर, बहुत बड़ी है। उसमें से अगर 200, 500, 300 किलोमीटर अंदर भी चले जाओगे तो तुम्हें क्या समझते हो, ख़त्म हो गई क्या अभी पृथ्वी, बहुत बड़ी है अभी तो, समझ रहे। तो फिर क्या होगा, घनत्व बराबर नया द्रव्यमान पता नहीं है तो नया द्रव्यमान मान लो एम डैश, ये चलो एम से लिख दो। और अब जो हमारा आयतन होगा वो आएगा 4/3 पाई। अंदर वाले का आयतन रखने, अब केवल टोटल आयतन नहीं रखना, केवल अंदर वाले का आयतन। तो 4/3 पाई त्रिज्या का क्यू, त्रिज्या कितनी है आर ई माइनस एच। अंदर वाले गोले की बता रहे यार, देखो ये टोटल पहले आ रही थी, ठीक है। अब तुम्हें इतना हाइट तुमने कम कर दी, सुरंग बना के इधर आ गए ना, अब तो अंदर वाले गोले पे एच कम हो गई, तो ये कितनी बची फिर एच माइनस सॉरी आर ई माइनस एच, समझ गए। टोटल पहले आ रही थी, तुमने अंदर यहाँ से तुम कूदे और सीधे नीचे पहुँचे तुम, तो यहाँ आओ अब तुम, तो यहाँ से आता हुआ एक सर्कल बना लिया अपन ने, तो टोटल आर ई में से अब एच कम हो गई ना ऊपर की, त्रिज्या कितनी बचेगी फिर आर ई माइनस एच होल क्यू। अब घनत्व चाहे पहले का हो चाहे बाद का हो वो कैसा रहता है बराबर, तो एम ई बटे में 4/3 पाई आर ई क्यू और बराबर में एम बटे में 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यू। ठीक है, 4/3 पाई कट गए, एम का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा एम ई, कैंची गुणा से ऊपर ले उसको, आर ई माइनस एच का होल क्यू बटे में आर ई क्यू, ये द्रव्यमान आ गया। अब अगर सतह की बात करें अपन लोग, सरफेस की, जब अपन ने सुरंग नहीं बनाई थी तब अपन क्या लिखते हैं, सुरंग बनाने से पहले क्या लिखते हो, क्या लिखते हो भैया, जो कैपिटल जी एम ई एम बटे में आर ई स्क्वायर है, कैपिटल जी एम ई एम बटे में आर ई स्क्वायर, ये क्या है न्यूटन का नियम, और इसको बराबर करते हैं बाहर के, बाहर क्या होता है एम जी। समीकरण नंबर 1 किस पे है, ये सतह पे। ठीक है, ये जो तुमने द्रव्यमान निकाली है कैपिटल एम क्या है समझ रहे ना, अंदर वाले गोले पे जहाँ तुम पहुँचे, इधर खड़े अब तुम अंदर, तो जहाँ तुम खड़े हो वहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया, उसका द्रव्यमान आया ये कैपिटल एम, समझ रहे बात को। और ये कैपिटल एम कम होगा किससे, एम ई से। मान लो हमने कहा पृथ्वी का द्रव्यमान हमारा 100 किलो था, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, 100 किलो तो कुछ नहीं होता, 100 किलो था, ठीक है। मान लो आर ई की वैल्यू 4 थी, ठीक है, कितनी थी 4 का कितना हो रहा 64, आर ई को 4 करो और माइनस करो उसमें से कुछ, तो हमने एच मान ली 1 हो गई, 4 - 1 कर दी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे यार, आर ई को 4 माना, 4 का क्यू 64, 4 माइनस हाइट में 1 मान लो, तो 4 में 1 गए 3, 3 का क्यू 27। जब तुम्हें सॉल्व करोगे ना 2700 बटे में 64, तो वो 100 किलो से भी कम आएगा, समझ गया ना। 27 गुणा 100 कर लो 2700 और बटे में 64 करना, तो ये वैल्यू जो है वो 100 किलो से भी कम आएगी, मतलब द्रव्यमान कम आएगा। पहले तुम्हारा टोटल द्रव्यमान कितना था 100 kg, लेकिन जब तुम हाइट में चलेगा नीचे की तरफ चलेगा सुरंग में, वो नया गोला जो है ना उसका द्रव्यमान कम आएगा। 100 गुणा 2700 बटे 64 करके देखना, 100 से कम आएगी वैल्यू, समझ रहे ना। ये द्रव्यमान एम जो है वो कम आएगा अंदर वाले गोले का, जाहिर सी बात है, बड़े वाले गोले का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो एम ही बड़ा है और एम जो है वो छोटा है, तो एम बराबर एम ही आर ए माइनस एच का होल क्यू बटे में आर ई क्यू आ गया। सतह पर वो लिख दिया आपने, क्या लिखा, न्यूटन का जो नियम होता, कैपिटल जी एम ई एम बटे में आर ई स्क्वायर, और जो भार होता है दोनों के एक ही काम होते हैं, दोनों ही उस पिंड को कहाँ खींचने का काम करते हैं, नीचे की तरफ यानी केंद्र की तरफ, और दोनों ही बल पृथ्वी लगाती है, समझ गए। जो भार होता है एम जी वो भी वस्तु को नीचे की ओर खींचता है, और जो कैपिटल जी एम ई एम अपन आर ई स्क्वायर है वो भी गुरुत्वाकर्षण वाले जो केंद्र की ओर खींचता है। सतह पर लिखे, लेकिन ये अब चलो एच हाइट नीचे, तो क्या लिखोगे, कैपिटल जी वो कहीं नहीं बदलता, कैपिटल जी से हम सब जगह सेम है,
इसलिए तो कहते हैं उसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। एम भी चेंज नहीं होगा। अब बताओ, त्रिज्या आ रही थी लेकिन अब त्रिज्या आ रही नहीं है। अब त्रिज्या कितनी लोगे, आर ई माइनस एच। गहराई की बात कर रहे हैं हम अब गहराई में चल रहे हैं अपन लोग। एच हाइट पे, हाइट नहीं कहना चाहिए, एच गहराई पे, डेप्थ पे, ठीक है, बराबर एम और जी डैश। तो जी डैश तो चाहिए हमें कि नया गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, समझ गए, इसी की तो खोज में निकले। अच्छा, और जो एम ही नहीं रखने थे, इधर का रखना केवल एम। गहराई पे जो नया द्रव्यमान है वो एम है, एम ही नहीं रख सकते अब, एम ही तो टोटल द्रव्यमान था। गहराई पे पहुंच गए तो द्रव्यमान कुछ कम हो गया, अंदर वाले गोले का लेना केवल, उसका निकाल चुके हम, द्रव्यमान ये है, फिर रखवा दे रहे। तो कैपिटल जी और एम का मान कितना निकला, ये लिखा, कितना लिखा, एम ई आर ई माइनस एच का होल क्यू बटे में आर ई क्यू, ये इनटू में स्मॉल एम है और बटे में क्या है, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर में एम जी डैश। ठीक है, आर ई माइनस एच के होल स्क्वायर से 2 घात काट दो तो कितना होगा, कैपिटल जी एम ई आर ई माइनस एच एम बटे में आर ई क्यू। 2 घात से 2 घात काट दिए तो 1 घात बची है, एम बटे में आर ई क्यू बराबर में एम जी। समीकरण नंबर 2 है अपनी, इसको मत मानो, इसको ले लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर अपन ने दोनों समीकरणों को डिवाइड कर दिया था। ये सतह पे थी, ये तो सीधी निकल गई थी। यहाँ पे हमें एम का मान रखना पड़ा ना, ये वाला नया जो आया था एम का मान, अंदर वाले गोले का द्रव्यमान। तो अंदर वाले गोले का द्रव्यमान रखवा दिया, 2 घात से 2 घात काट दी, आर ई माइनस एच, आर ई क्यू, एम और एम जी डैश है। समीकरण नंबर 1 को 2 का करवा देंगे भाग, ये लिखा तो है ही आपके पास, हटा रहा है इसको। समीकरण नंबर 1 का 2 में कर दो भाग, तो कितना हो जाएगा, कैपिटल जी एम ई एम बटे में आर ई स्क्वायर, जी एम जी है। इधर की बात कर लो, कैपिटल जी एम ई आर ई माइनस एच स्मॉल एम बटे में आर ई का क्यू और बराबर में लिखा है एम जी डैश। एम से एम काट दो, कैपिटल जी, एम ई से एम ई, एम से एम, ठीक है, और 2 आर ई से 2 आर ई कट जाएंगे तो 1 आर ई बचेगा अभी, समझ गए ना। और सबसे नीचे वाला आर ई कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे ऊपर, और नीचे क्या लिखा, आर ई माइनस एच और बराबर में कैपिटल जी बटे में जी डैश। ठीक है, तो जी डैश का मान निकाल लो, जी डैश को यहाँ ले आओ। ठीक है, तो स्मॉल जी और आर ई को ले आओ नीचे, और आर ई माइनस एच कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। आर ई को लेगा नीचे और आर ई माइनस एच कहाँ आ गया, ऊपर। जी डैश यहाँ लेगा, आर ई माइनस एच ऊपर, आर ई नीचे। जी डैश क्या है, नया गुरुत्वीय त्वरण, कहाँ, एच मीटर की गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण। सतह पे कितना लेते थे इसको, जब अपन ने सुरंग नहीं खोदी थी तो जी का मान कितना लेते थे, 9.8 या फिर 10। ठीक है, 9.8 लेते थे या फिर कितना लेते थे, 10। अब जब हमने एच मीटर की गहराई पे हम चले गए अंदर, तो फिर नया गुरुत्वीय त्वरण आएगा। तो नया गुरुत्वीय त्वरण हम किससे लिख रहे हैं, जी डैश से, जो कितना बना, स्मॉल जी, गहराई पे जा रहा है, अब ऊपर नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, गहराई में। तो जी डैश बराबर स्मॉल जी आर ई माइनस एच बटे में आर ई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बना। हो तो गया ही था, हमने आपसे कहा था ये चेक करना कि ये फॉर्मूला सही है या फॉर्मूला गलत है। यही बात चल रही थी ना लास्ट टाइम पे। चलो चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जी डैश बराबर, मान लो कि हमने कहा हाइट हम चले गए 100 मीटर, चलो 3200 मीटर कर लो, समझ गए। हमने सुरंग खोदना चालू करी ऊपर से, ठीक है, खोदते 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 3200 किलोमीटर, मीटर नहीं सॉरी, 3200 किलोमीटर, अरे भाई साहब बहुत ज़्यादा है। 3200 किलोमीटर की सुरंग खोदी अपन ने। ठीक है, तो बताओ नए जी का मान क्या होगा। तो हमने मालूम है कि गहराई में अगर जा रहे तो फॉर्मूला वो लगता, जी डैश बराबर स्मॉल जी आर ई माइनस एच बटे में आर ई, यही होता। जी की वैल्यू अप्रोक्स करने के लिए 10 ले लो अभी। ये तो समझते हो ना स्मॉल जी क्या होता है, ये सतह पे है, ये वाला सतह पे है, और ये जो जी डैश का मान है गहराई में, तो हम तो गहराई वाला निकाल रहे हैं जी डैश का मान। सतह वाला तो जी 10 ही रखोगे ना, वो हमेशा स्मॉल जी 10 ही रहेगा। जो नया वाला गुरुत्वीय त्वरण होगा उसको जी से कहाँ लिखते, फिर उसको तो जी डैश से लिखते, वो निकाल रहे कर लो। आर ई 6400
एच कितना चलेगा 3200 बटे में भी 3200। 64 में से 32 घटाओ कितना आएगा 3200 बटे में 3200। कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, एक मिनट रुको। अरे नीचे हमने गलती कर दी ना, नीचे गलती कर दी हमने को। यहाँ आर ई रखना है यार, आर ई का मतलब तो 6400 होता ना, बताई नहीं थी। आर ई, आर फॉर रेडियस, ई फॉर अर्थ। अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर, समझ रहे। तो 6400, आर ई का मान 64, एच का मान हाइट हमने बताया हमने कितनी सुरंग खोदी 3200 किलोमीटर बटे में आर ई का मान 64, घटाओगे 3200 बटे में 6400। 32 से 64 कट गया 2 बार और 2 से 10 कट गया 5 बार। देखो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आधा हो गया गुरुत्वीय त्वरण का। सीख रहे, समझना ध्यान से। जो पृथ्वी की सतह है, यहाँ पे पृथ्वी ज़्यादा तेज़ी से खींच रही क्योंकि जी का मान है 10। अब मान लो तुम पहुँचते पहुँचते सुरंग खोदते खोदते यहाँ पे आ गए, ठीक है। सेंटर यहाँ पे है, अभी केंद्र पे नहीं पहुँचे अभी, लेकिन तब भी बहुत अंदर आ गए, इधर पे हो तुम। तो जी का मान वाले पे कितना हो गया 5, घट गया ना। और सोचो अगर केंद्र पे पहुँच जाओ, केंद्र पे पहुँच जाओ, अगर केंद्र पे पहुँचे तब क्या होगा बताओ। केंद्र पे पहुँचने का मतलब क्या है, तुमने सुरंग खोद दी पूरी है, एच कितनी हाइट की, त्रिज्या के बराबर। अरे यार परिधि पे हो, समझ रहे। और परिधि से तुम्हें केंद्र पे पहुँचना है तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, आर ई के बराबर नहीं चलनी पड़ेगी। सीधी सुरंग खोदो तो तुम्हें केंद्र तक ले जाए तो कितनी गहराई करनी पड़ेगी, एच का मान आर ई, समझ गए। तो पहले तो हमने सतह का देखा, सतह पे कितनी थी 10, जो कि हम लेते हैं 10 लेते या तो 9 पॉइंट ले लेते। फिर हम गए कितने किलोमीटर पे गए हम 3200 किलोमीटर पे। तो 3200 किलोमीटर वाला चेक करके दिखाया हमने, कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या समझ रहे हो, कैसा अनुभव करेंगे, ज़्यादा भारी अनुभव करोगे या हल्का अनुभव करोगे। हल्का अनुभव करेंगे, भार कम हो जाएगा भैया। भार का फॉर्मूला एम जी होता कि नहीं, एम तो फिक्स है तुम्हारा मान, जी का मान पहले 10 हो रहा था, अब जी का मान 5 हो गया। भार कम, हल्का हल्का फ्री महसूस होगा। और अगर तुम बिल्कुल एकदम केंद्र पे चले गए, ये केंद्र पे पहुंच जाओ, बिल्कुल केंद्र पे जब जाओगे तो बताओ क्या है, जी टेस्ट बराबर क्या होता, जी आर ई माइनस एच अपॉन में आर ई, यही है। तो तुम हम कह रहे हैं जो हाइट है, जो तुम्हें गहराई जाना, हाइट कह रहे हैं, जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो ठीक तुम आर ई के बराबर चले जाओ। मतलब जो अंदर की तुम सुरंग खोद रहे हो वो सीधी त्रिज्या के बराबर खोद दो और केंद्र पे पहुंच जाओ पृथ्वी के। तब नया जी टेस्ट जो होगा वो कितना आएगा, जी आर ई माइनस आर ई, 0 नहीं हो जाएगा, एच की जगह आर ई करके देखो, आर ई माइनस आर ई 0 बटे समथिंग पूरा 0, और 0 का जी में गुणा करोगे 0। इसका मतलब जो नया गुरुत्वीय त्वरण है वो हमारा कितना आ गया 0। तैयार हो गए केंद्र पे, वहाँ पे कोई गुरुत्वीय त्वरण काम नहीं करेगा, ना गुरुत्वीय बल लगेगा। पृथ्वी कहाँ खींचना चाहती थी तुम्हें, केंद्र पे, पहुँच गए तुम केंद्र पे, बस अब काय के लिए बल लगाएगी वो। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाते आओगे जी का मान कम होता जाएगा, कम होने का मतलब है तुम पे बल कम लगाएगी पृथ्वी। सेम कंडीशन बाहर के लिए, जैसे जैसे बाहर निकलते जाओगे एक टाइम ऐसा आएगा पृथ्वी तुम पे बल लगाना बंद कर देगी। ऊपर जा हाइट पे, ऊपर की तरफ जब जा रहे थे, अरे पुराना डेरिवेशन याद करो, जब हाइट पे जा रहे थे ना तब भी तो पृथ्वी से जी का मान कम हो रहा था कि नहीं। और अगर अंदर गहराई में जा रहा है तो भी कम हो रहा हो, केंद्र पे पहुंच के सीधा कितना हो जा रहा 0। तो आपका यहाँ तक लग गया होगा, यहीं तक लिखा था ना, ज़्यादा हो तो आर ई का आर ई में भाग कर दिया होगा हमने, और क्या है, समझ रहे ना। तो आप एक काम करो, केस फर्स्ट लिखो, केस फर्स्ट लिखो, केस फर्स्ट। मतलब समझ आया ना यार, सतह पे जी का मान 10 था, ठीक है। सतह का मतलब कितनी त्रिज्या, अभी तुम कितनी त्रिज्या पे हो 6400 किलोमीटर पे। जब हमने 3200 हाइट हम अंदर चले गए तो हमारा जी का मान कितना हो गया 5, और जब हम केंद्र पे पहुंच गए तो सीधा जी का मान कितना हो गया 0। और अपन नहीं कह रहा, ये सीधा फॉर्मूले से आ रहा,
समझ रहे ना, फॉर्मूले से निकला ये जी का मान। कौन से फॉर्मूले से निकला? जो अभी यहाँ निकाला हमने, गहराई वाला। कौन सा फॉर्मूला निकला? जी आर ई माइनस एच बटे में आर ई, यही फॉर्मूला आया होगा आपकी कॉपी में। तो केस फर्स्ट क्या लगा? यदि यदि सुरंग की लंबाई, सुरंग की गहराई करना है यार, यदि सुरंग की गहराई एच, स्मॉल एच, यदि सुरंग की गहराई स्मॉल एच, सुरंग की गहराई स्मॉल एच पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर कर दी जाए, गहराई स्मॉल एच पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर कर दी जाए, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर कर दी जाए, तब गुरुत्वीय त्वरण, तब गुरुत्वीय त्वरण। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? गहराई में जाने पर जी डैश बराबर जी क्या होता? आर ई माइनस एच बटे में आर ई। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, अलग अलग डिवाइड कर लो। आर ई के बटे में आर ई कर दो 1 और एच के बटे में आर ई रहने दो। अब वो कह रहा है कि जो गहराई तुमने करी है एच, समझ गए? केंद्र पे पहुंच गए ना तुम, समझ गए? तो बगल में लिख दे रहे हम, केंद्र तक पहुंचने के लिए जो तुम्हें गहराई जाने ना, एच हाइट, वो काय के बराबर जाने? त्रिज्या के बराबर। समझ रहे हो? इधर हो तुम सतह पे और यहाँ पहुँचने केंद्र पे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो सुरंग खोदने, एच हाइट, एच डेप्थ, वो कितनी की खोदने? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। एच बराबर आर ई करना पड़ेगी यार, यहाँ से जब आर ई खोदोगे जब भी तो केंद्र पे पहुँचोगे। तो एच का मान आर ई कर दो बटे में आर ई कर दो, आर ई से आर ई काटो, तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस, बेटा आर ई से आर ई एक बार कटा हो गया ना, तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, यानी जो नया तो गुरुत्वीय त्वरण है वो जीरो आ गया। लिखो इसको ज़रा, इतना नोट करो। हो गया? नीचे नीचे नोट करना, जो हमने मार्क करा जो केवल वही नोट करना। वो तो आपको समझा रहे थे हम कि 3200 किलोमीटर पे चले जाओगे तो आधा हो जाता, फिर 10 है तो 5 हो जाएगा, फिर अगर केंद्र पे पहुंच गए तो सीधा गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा 0, जो कि बताया भी है। हो गया? चलो हो गया होगा। लिखो नीचे निष्कर्ष लिखो। अर्थात अर्थात सतह से सतह से सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या के बराबर गहराई पर जाने पर, त्रिज्या के बराबर गहराई पर जाने पर या गहराई में जाने पर केंद्र पर, गहराई में जाने पर केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान
गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर पृथ्वी के केंद्र पर प्रत्येक पिंड भारहीनता का अनुभव करता है। प्रत्येक पिंड भारहीनता का अनुभव करता है। प्रत्येक पिंड भारहीनता का अनुभव करता है। भारहीनता का अनुभव करता है। हो गया भाई, समझ गए ना भारहीनता क्यों? क्योंकि पृथ्वी भार, हमें अपना भार किसके द्वारा महसूस होता? भार का फॉर्मूला क्या होता? mg। अब g का मान जब 0 हो गया तो 0 इंटू एम कितना आएगा? फिर 0 आएगा। इसका मतलब कोई हमें भार का अनुभव नहीं होगा। समझ गया? भारहीनता इससे तैयार हो गया आराम से वहाँ पे। समझ गया? ठीक है। तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर दोनों में जी का मान हमारा कम होता है। दोनों के फॉर्मूले बता दिए। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला क्या आया था? जी डैश बराबर ऊपर जाने वाला जी अपॉन में आया था 1 + h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, जी डैश बराबर जी अपॉन में 1 + h/r का होल स्क्वायर। पलटो पे याद तो होगा नहीं तुम लोगों को। और सुरंग बना के नीचे आने पर क्या आया? जी डैश बराबर जी 1 - h/r। ठीक है, हेडिंग लिखो। हेडिंग लिखो गुरुत्वीय विभव। हेडिंग लिखो गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव। ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल लिखो। एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य होता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। लिख लिया? फिर सुन लो एक बार गुरुत्वीय विभव।
एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना होता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। यह कार्य हमें प्राप्त होता है, करना नहीं पड़ता। यह कार्य हमें प्राप्त होता है, करना नहीं पड़ता। हो गया, करना नहीं पड़ता। हो गया। हो गया। देखो ये अपनी अर्थ है, ठीक है। त्रिज्या इसकी जानती हो कितनी है, आर ई। तो अनंत से, अनंत का मतलब इससे काफ़ी दूर कोई एक पार्टिकल है स्मॉल एम, ठीक है, उसको लेके आना है इधर पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये पृथ्वी के क्षेत्र में है तो इसको अपने आप ही खींच लेगा। तो पृथ्वी को तो इसको खींचने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो तो जीरो होगा। अगर इसके एरिया में, पृथ्वी के एरिया में अगर ये होगा तो उसको अपने आप ही खींच लेगा, है ना। तो V बराबर कितना होता है, W/m। समझ गए। ये वहाँ विभव का फॉर्मूला है गुरुत्वीय विभव का। यानी जितना भी वर्क हमें मिला, अपन ने कुछ नहीं करा, वर्क मिलेगा यहाँ पे, और जब वर्क मिलता है तो उसको माइनस कर लेते हैं फिर, ठीक है। अगर वर्क करना पड़ेगा तो प्लस का लोगे और वर्क अगर मिलेगा तो माइनस का लोगे। तो यहाँ पे माइनस का हमें कार्य लेना पड़ेगा। तो V बराबर -W/m। m से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें यूनिट द्रव्यमान का चाहिए, एकांक द्रव्यमान का चाहिए। तो एकांक द्रव्यमान पे जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय विभव। V से लिखते हैं V बराबर -W/m, ठीक है। इसको नोट करो, W जूल का कार्य हमें मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, सतह पे आने के लिए। तो -W/m, ठीक है। अब अगर पृथ्वी की सतह की बात करोगे, पृथ्वी की सतह के लिए, ठीक है, तो V बराबर माइनस, सतह पर आने का मतलब समझ रहे हैं, जो हमें दूरी डिस्टेंस कवर करनी है वो RE के बराबर करनी है। मतलब RE त्रिज्या पे आना है हमें, समझ रहे। अरे पहले आप अनंत पे हो, अनंत से आप इधर आ रहे, तो इधर आने का मतलब कितनी दूरी पे आ रहे, केंद्र से RE दूरी पे आ रहे, ठीक है। तो W बराबर होता है F/s/m, होता कि नहीं, कार्य वाले चैप्टर में पढ़ा था। W बराबर F/s, जहाँ जो F होगा, बल होगा, पृथ्वी कितना बल लगाती है, G/m/RE², ठीक है। और जो S होगा वो भी कितना होगा, RE। यानी ये दूरी तुम्हें समझ रहे हो, अनंत से तुम इधर आ रहे, इधर आने का मतलब क्या है, तुम कितनी दूरी पे चले जा रहे हो, फिर RE पे। अब तुम अनंत पे नहीं हो, तुम अगर इधर से इधर आ गए तो फिर तुम कितनी दूरी पे हो, RE पे हो। तो कितना हो जाएगा, V बराबर माइनस F की वैल्यू रखो, G/m/RE² इंटू में RE और बटे में स्मॉल एम। एक स्मॉल एम से स्मॉल एम काट दो, RE से RE काट दो, V बराबर आ जाएगा -GME/RE। एक RE से RE काट देना तो -GME/RE। ये पृथ्वी की सतह के लिए हो गया। और हर जगह के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए फॉर्मूला क्या होता है गुरुत्वीय विभव का, V बराबर -W/m, ठीक है। जहाँ पे स्मॉल एम क्या है, वो पार्टिकल का द्रव्यमान जिसको लेके आ रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं रखना है यहाँ पे, जिस पार्टिकल को लेके आ रहा है ना स्मॉल एम को, उसको रखना है यहाँ पे, समझ गए। तो -W/m, W बराबर होता है F/s। जिस सतह से गुणन नहीं है, नॉर्मल गुणा है गणित वाला।
नहीं तो डॉट क्रॉस पे चले जाओ तुम। नहीं वो नहीं है जी, ये केवल सिंपल गुणा है। एफ इंटू एस है, बल कितना लगाती पृथ्वी, कैपिटल जी एम ई एम अपन आर ई स्क्वायर। और जो दूरी हमें कवर करनी है तो देखना यहाँ से यहाँ तक आना है, इसका मतलब तुम कितनी दूरी पे आ गए, आर ई पे। अब तुम केंद्र से अनंत पे नहीं हो, अगर इधर से इधर आ गए मतलब तुम कितनी दूरी पे हो, आर ई पे। तो एस का मान रखो आर ई बटे में एम है, एम से एम काट दो, आर ई से आर ई काट दो, ये आ गया माइनस जी एम ई अपॉन आर ई। क्या है ये, गुरुत्वीय विभव। नोट करो इसको। करो ये लिए नोट करो, ये सब नोट मत कर लेना। जल्दी नोट करो भाई। इसका मात्रक समझ रहे क्या बनेगा, जूल प्रति किलोग्राम। नीचे लिख लेना गुरुत्वीय विभव का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम, W फॉर जूल, M फॉर किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम होता है। नोट कर लो पहले, फिर मात्रक लिख लेना। इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। ये समझ गए किसके नियम से, न्यूटन के नियम से। जी M1 M2 अपन आर स्क्वायर। M1 तो पृथ्वी होगी, पृथ्वी बल लगा रही, किस पे लगा रही, स्मॉल m पे। छोटा सा पार्टिकल जो था स्मॉल m, उसको अपनी तरफ खींच रही थी। जी M बटे में त्रिज्या आर ई, उसका स्क्वायर। बस बाकी तो समझी गए। तुम दूरी जो है वो त्रिज्या के बराबर लेना, क्योंकि आनंद से उसको कहाँ लेके आना है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। मतलब सतह पर, सतह पे आने का क्या मतलब होता है, पृथ्वी की त्रिज्या पे आ गया वो। हो गया। एक इसका मात्रक लिख लो, गुरुत्वीय विभव का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिखो। सूर्य से दो ग्रहों की औसत दूरियां, सूर्य से दो ग्रहों की औसत दूरियां। क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। सूर्य से दो ग्रहों की औसत दूरियां क्रमशः 10⁻13 तथा 10⁻12 10⁻13 तथा 10⁻12 मीटर है। 10⁻13 तथा 10⁻12 मीटर है। 10⁻12 मीटर है। इनके आवर्तकालों का अनुपात ज्ञात करें। इनके मतलब ग्रहों के, इनके आवर्तकालों का अनुपात ज्ञात करें। इनके आवर्तकालों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, इनके आवर्तकालों का अनुपात ज्ञात करें। कैसे करेंगे, देखो जो दूरियां दी हैं वो एक तरह से त्रिज्याएं हैं, समझ रहे। जैसे हम आपको बता दे रहे, ये अपना सूर्य हो गया, दो ग्रहों की बात चली, दो ग्रह बना लो, एक जग रहा है एक जग रहा है। इनकी दूरी त्रिज्या नहीं होगी, R1
और ये सेंटर है ना ये सूर्य, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो इनकी त्रिज्या होगी पहले ग्रह के लिए, दूसरे ग्रह के लिए त्रिज्या होगी R2, और दोनों के मान उसने दिए कितने कितने दिए 10⁻13 और 10⁻12। ये क्वेश्चन बहुत आता था पहले बोर्ड में, जब अपने 11th भी आती थी ना बोर्ड में, तब 10⁻12 मीटर। आवर्तकालों का पूछे, देखो जब भी R के मान दें, त्रिज्याओं के मान दे, आवर्तकालों का मान पूछे, केपलर का तीसरा नियम याद कर लो, क्या था, T² प्रोपोर्शनल टू R³ था कि नहीं। और हमने कहा था जब ये समानुपाती हटाओगे तो नियतांक आएगा K R³। अब पहले ग्रह के लिए क्या करोगे, T1 R1, समझ रहे, समीकरण नंबर 1। दूसरे ग्रह के लिए क्या करोगे, T2 और R2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 का 2 में कर दो भाग, समीकरण नंबर 1 बटे में समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, T1² बटे में T2² बराबर, देखो कैसे के कट जाएगा, R1 बटे में R2, और दोनों पे क्या है Q। ठीक है, अब तुम्हें तो आवर्तकालों का अनुपात चाहिए T1 और T2 का, तो कैसे निकालेंगे, देखो T1 बटे T2 बराबर, पहले तो ये बताओ R1 R2 दोनों पे Q है, ऐसे लिख लो, फिर R1 अपॉन R2 का होल Q कर सकते, दोनों पे 3 घात थी, 3 घात लगा दी अपन ने। अब यहाँ से अगर ये 2 घात हटी और इधर पहुँची, तो जब 2 इधर से इधर लाओगे 1/2 आ जाएगी वो, ऐसे समझ में आ रही बात। दोनों पे 3 घात थी, 3 तो लगा ही दी, जब इधर से दोनों का स्क्वायर हटाओगे ना, इधर भेजोगे घात को, जब इधर से इधर लेके आती तो 1/, पहुँच जाती हो, 1/2 हो गई। R1 बताओ कितनी थी, 10⁻13, R2 कितना है 10⁻12, यही निकालने और हमें T1/T2, पहले पिंड का आवर्तकाल, दूसरे पिंड का आवर्तकाल, उसका अनुपात, और पावर कितनी चली 3/2, 12 से 12 कट जाएगा, 10⁻3/2, यही अपना आंसर होगा, इससे यहाँ सॉल्व नहीं होगा ये आ गया T1/T2, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, इसको नोट कर लो। केपलर के कौन से नियम से हुआ, तीसरे नियम से, आवर्तकाल का नियम जिसे अपन कहते हैं।